वाला हो गया, अचानक मैं ऑनलाइन बैठी हुई थी उसी पे। Okay, you are live now. Ladies and gentlemen, once again, this is your host Amara Mureed, and today we are again live series with the topic of women's empowerment on the platform of PNY Pink live series. और आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं PNY प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एलेबोरेट करती चलूँ. Basically, PNY it's a group of companies in which we deal PNY trainings, advertisements, and PNY Pink. In PNY Pink trainings, that is regarding to the cyber securities, art and designs, business and digital media marketing, media productions, as well to the intelligence, machine learning, and in advertisement, we deal the business empowerment and the digital marketing agencies, how we can develop our business in very good perspectives. और PNY पिंक जो है that is regarding the women's empowerment, personality grooming and the makeup, all these things that is the regarding to for the women. और PNY पिंक का जो विजन है बेसिकली वो ये है कि हम किस तरीके से मार्केट में एक अच्छी पर्सनालिटीज़ को, मटेरियल को हम जो है वो सर्व कर सकते हैं, नॉट ओनली विद इन द पाकिस्तान एज वेल फॉर द ग्लोबल रेंज. और इसका जो वाइड वर्ल्ड वाइड एरिया है ये ऑनलाइन अपनी सर्विसेज भी देता है. इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट एंड for the development of your personalities, business, and all that things, digital media marketing, freelancing, all these things, you may contact us as well. Finally, today's we are with new guest and new topic. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग है और आज हम लाइव हैं PNY पिंक के प्लेटफॉर्म से. हाउ टू सेट अप आ स्टार्टअप in Pakistan with women perspective, and today we have most beautiful lady and most beautiful entrepreneurship. और इसमें हमारे पास जो वुमेन हमने एज अ गेस्ट इनवाइट की हैं, शी इज़ लाइव नाउ फ्रॉम गुजरात, मिस पूर्वा नदीम भट्ट. और आइए हम उनसे उनकी जो है वो पूरी स्ट्रगल स्टोरी जानेंगे वुमेन्स एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग, किस तरीके से उन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप लिया, किस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको फेस किया एक छोटी सी एज में. नाउ शी इज़ सक्सेसफुल लेडी इन हर बिजनेस और शी इज़ मोटिवेशनल स्पीकर, ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड एज वेल लर्नर, ट्रैवलर एंड फाउंडर ऑफ HNI Solution. So please welcome Miss Purva Nadeem Bhatt. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much, Amara, for detailed introduction, and thank you so much PNY Pink platform. बहुत खुशी हुई मुझे प्लेटफॉर्म की जो है वो मुकम्मल डिटेल्स जान के, और अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने जो है वो मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं और हम मजीद वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो इस टॉपिक पे रोशनी डालें और एंटरप्रेन्योरशिप को जो आ गई हमारी जनरेशन जो है वो इतना अच्छे तरीके से लेकर चल रही है, मजीद इसके हवाले से कंसर्न शो करे. तो सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं या पूछते हैं इस हवाले से, तो मैं यही कहूंगी कि इतनी जो है वो इजी जर्नी नहीं रहती एंटरप्रेन्योरशिप की. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और वो इंशाल्लाह फर्दर जो है वो हम उसको आगे डिस्कस भी करते हैं. लेकिन अगर मैं अपनी बारे में सिर्फ बात करूं तो मैंने जो है वो बेसिकली अपनी स्टूडेंट लाइफ से इस चीज को रियलाइज कर लिया था कि हाँ जी, खुद के लिए जो कुछ करना है या बीइंग अ लीडर मेरे अंदर जो चीजें पाई जाती हैं या जो एबिलिटीज पाई जाती हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी भी सेम उन्हीं चीजों में से गुजरती है. उसके साथ साथ मेरे ही एज फेलोज जो हैं वो उन्हीं तमाम चीजों में से गुजरते हैं और सफर करते हैं. तो बेसिकली कुछ जो है वो पॉइंट्स थे, कुछ विजन था अपना, तो उनके ऊपर फोकस करने के लिए मैंने इस इनिशिएटिव के बारे में सोचा. सबसे पहले तो बीइंग अ स्टूडेंट ही मैंने कुछ इंटर्नशिप्स की, कुछ इवेंट्स किए,
जिसमें अपनी एबिलिटीज को कह लें आप टेस्ट करते हैं। अगर आप खुद अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी अपने लिए कि आप जानते हैं कि भाई मुझे सबसे पहले तो यही चेक करना होता है कि आपके अंदर जो एबिलिटीज पाई जाती हैं उसमें आप सबसे ज्यादा अच्छे किस चीज में हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में उन चीजों को जज करना शुरू कर दिया बेसिकली। तो वहां से एक्सपीरियंस भी आते गए और ये था कि टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि वो जो अंदर की एक डिजायर भी थी, एक फायर भी थी, वो चीज जो थी ना वो हमेशा मुझे इस तरह से रखती थी जगा के कि भाई कुछ ना कुछ करना है। अब वो कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे खुद टेस्ट करना पड़ता था, और ये मैं आज की जनरेशन को भी कहती हूँ कि टेस्ट आपने खुद ही करना है। इधर उधर ना भागें कि भाई कोई हमें डायरेक्शन दे देगा, कोई हमें खुद बता देगा, या किसी ने आके हाथ पकड़ के हमें बता देना कि भाई ये तुम्हारा रास्ता है, इस पे तुमने चलना है। नहीं, आपको जो है वो डिफरेंट लोगों से गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपनी एबिलिटीज को खुद टेस्ट करना होता है कि आप किस में अच्छे हैं। तो एबिलिटीज को मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में टेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है वो कुछ क्वालिटीज थी वो लोगों के बताने पे भी पता चल जाती थी कि अच्छा ठीक है, मैं जो है वो किस किस चीज में खुद अच्छी हूँ और क्या फीडबैक मिलता है मुझे लोगों से। उसके बाद मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी में जॉब का, और लेक्चरशिप भी मेरी अभी तक कंटिन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे पता चल गया था कि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर और बीइंग अ स्पीकर चुप रहना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके साथ साथ ही मैंने अपना जो है वो स्टार्टअप लिया। जब मैंने रियलाइज किया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं, और वैसे भी बहुत सारी सोसाइटी की हर्डल्स को देखते हुए, चीजों को देखते हुए, कि भाई नौकरी में बरकत नहीं होती, कारोबार में बरकत होती है। और सही मायनों में वाकईतन कोई भी मतलब इंसान, आजकल आप जॉबियन को देख लेना तो वो खुद को सिक्योर फील नहीं करेगा। रिस्क तो जो है वो बेसिकली इसमें भी होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर होता ही वो है जो रिस्क टेकर होता है। लेकिन यहाँ पे ये मैटर करता है कि अगर आप खुद एडवेंचर लवर हैं और आप इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप जो है वो इस जर्नी को अपने लिए खुद सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने इसको खुद अपने लिए सेलेक्ट किया और अपनी एबिलिटीज को खुद पहले देखा, और उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और फाइनली जो है वो आज मुझे एज एन फाउंडर ऑफ HNI सॉल्यूशंस जो है वो जाना जाता है। और उसके पीछे सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, हम को फाउंडर हैं, हमारी मुकम्मल टीम है। कुछ लोग अभी भी साथ हैं, कुछ साथ छोड़कर चले भी गए हैं, वो अपना अपना स्टार्टअप भी कर रहे हैं। तो HNI सॉल्यूशंस ने बहुत कम टाइम में बेसिकली ना सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट किया है, बल्कि हमें इस मोटो से मिलाया कि हमने आसानियां बांटनी है। फर्स्ट डे से ही हमारा बेसिकली यही मोटो था कि हमने सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करना है। तो दैट्स इट। मैंने अब जो है वो अपने स्टार्टअप को ऑन किया हुआ है, और मेरी टीम मेरे साथ वर्क कर रही है। ये एक छोटी सी जर्नी थी, आगे फर्दर आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। अच्छा अपूर्वा, अब ये बताइएगा प्लीज़ कि जब आप बिजनेस की तरफ आई तो HNI सॉल्यूशन, एक तो आप इसका जो मीनिंग है HNI का उसको एलेबोरेट करें कि आपने किस तरीके से इसको जो है स्टार्ट लिया, और सेकंड थिंग ये कि आपने यही बिजनेस क्यों चूज किया, इसकी क्या रीज़न थी, और ये किस मोटिव्स को और इसके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है, सबसे पहले HNI सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने में मेरे फादर का बहुत हाथ है, ठीक है। तो HNI स्टैंड्स फॉर हाजी नदीम इकबाल, ये मेरे फादर के नेम से है बेसिकली स्टार्टअप, और उन्होंने मुझे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाया, और उनकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। तो मैंने इसी नाम से स्टार्टअप लिया। दूसरा मेरा मोटिव यही था कि मैंने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो HNI सॉल्यूशन इज एन इवेंट मैनेजमेंट एंड टूरिज्म कंपनी, जिसमें हम बेसिकली ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं जहां पे हम लोगों का स्ट्रेस रिलीज करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। और ये बेसिक इनिशिएटिव जो है HNI के प्लेटफॉर्म से गुजरात से सबसे पहले मैंने लिया, और इसको हमने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ। 2017 में ये स्टार्टअप मैंने लिया था, जब मैंने खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा, और जिनमें से हम खुद गुजरते हैं और हमारी अगली जनरेशन भी गुजर रही है, कि हमारा पैशन और प्रोफेशन सेम पेज पे नहीं होता, तो हम सारे वक्त गुजार रहे होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि नहीं भाई,
हमारा पैशन कुछ और था, हमने प्रोफेशन कुछ और चूज कर लिया है। जो हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना, जो हम बेसिकली डिस्टर्ब रहते हैं या हमें समझ नहीं आती कि हमारे स्ट्रेस की रीजन क्या है, और फिर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल बिलीव ये है कि अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके, तो वो पैशनेट भी अब तब होते हैं जब आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होते हैं। मैं हमेशा इंटरेस्ट की एक ही डेफिनेशन करती हूँ कि इंटरेस्ट उस चीज को कहा जाता है भाई जिसमें आप थकते नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि भाई इसमें मजा नहीं आ रहा, बस मैं वक्त गुजार रहा हूं, तो आप उस चीज को लेके पैशनेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो सेम थिंकिंग के साथ चल रहे हैं, तो वो भी आपकी फील्ड नहीं है। अगर आपने कोई जो है स्टार्टअप लिया है और वो भी किसी को देखा देखी ले लिया है, उसमें भी आप पैशनेट नहीं है क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो तब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा HNI सॉल्यूशंस का बेसिक पर्पस ये था, मोटिव ये था, हमारा विजन ये था कि हमने लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब भी रहे। हमने यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए लर्निंग जील्स ऑर्गेनाइज करवाई, मुख्तलिफ चीजें जिनका कॉन्सेप्ट नहीं था या अदब दब चुका था, उस तरह के हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए। और हमारे टूर्स में फैमिली एनवायरनमेंट हमने देने की कोशिश की कि जो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए फैमिलीज निकलना चाहती हैं, उनको या तो कोई गाइड नहीं करता, या गलत ग्रुप्स लेकर चले जाते हैं, या प्रॉपर उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो बेसिक हमारा मकसद यही था जी, आसानियां बांटना, सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, जो कि मैंने उस नाम से शुरू किया जिसने मेरी जिंदगी को आसान बनाया। तो ये मेरे जो है वो स्टार्टअप के नाम की एब्रीवेशन थी, और ये इसका पर्पस था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मजीद आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, बीइंग अ वुमन, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात की जाए तो उसमें मल्टीपल डिमेंशंस ऐसी हैं जो कि सोसाइटी इस चीज़ को इजाज़त नहीं देती। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे सपोर्ट हो गई, स्पोर्ट्स में हम लोग जब जाने की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें हर्डल्स आती हैं। तो हम्म, टूरिज्म का जो आइडिया है कि मुझे टूरिज्म की तरफ जाना है, ठीक है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग हम्म, अ वुमन, हम्म, तो इसमें आपको हम्म। किस तरह की हर्डल्स जो हैं पेश आई और आपने किस तरीके से इसको ओवरकम किया? अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो है वो काफी हद तक ठीक है। हर्डल्स इससे पहले भी लोगों को फेस करनी पड़ती थी, अभी भी हमारा करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पीरियड में जो इंसान, मैं इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में नहीं जाती, फीमेल को अगर आप फिर भी कर रही हैं टारगेट, तो फिर भी जो अपने लिए खुद इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, या वाकईतन मैंने फिर यही बात करनी है कि वो पैशनेट हैं अपने उस स्टार्टअप को लेकर, उनकी जिंदगी का वाकई कोई गोल है, ठीक है, तो वो उसके लिए सोसाइटी को बॉदर नहीं करते, वो कन्विंस करना जानते हैं उन लोगों को जो उनकी सराउंडिंग में है, या जो लोग उनके लिए मैटर करते हैं। सबसे पहली चीज, हर्डल्स मेरे लिए भी थी, लेकिन मैं इस मामले में लकी रही हूं कि मेरी सराउंडिंग में जो मर्द हजरात थे ना, उन्होंने मुझे कभी भी लेट डाउन नहीं किया। वो मतलब मेरे स्ट्रांग बनने में काफी अच्छा रोल प्ले कर गए। और फिर बाकी सोसाइटी तो मुझे लगता नहीं है कि जब आपको कोई खड़ा कर देता है तो वो मैटर करती है। किसी हद तक मैटर करती है, हम आप उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करके चल सकते हैं। उसके लिए आपका अपना जो है बिलीव बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपका विजन है किसी काम को लेकर, तो आप उस विजन से पीछे नहीं हट सकते हैं। आप अपने डिसीजन को हमेशा इरिवर्सिबल रखेंगे ना, तो आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। सोसाइटी की हर्डल्स को अगर देख के बैठने लगे तो फिर तो कोई भी इंसान कुछ ना कर सके ना। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल हूं ना, मेरे अलावा बेशुमार खवातीन आपको मिलेंगी जो ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में इनिशिएटिव ले जाती हैं जहां पे हमारी सोच भी नहीं जाती। तो मेरा जाती तौर पे ख्याल यही है कि आपका खुद अपना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इनिशिएटिव लेने के लिए, अपने विजन को क्लियर रखने के लिए, सोसाइटी को स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देने के लिए, और उनको एग्जैक्टली बताने के लिए कि आपका विजन क्या है या आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। आप उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो मुझे नहीं लगता सोसाइटी को तकलीफ होनी चाहिए, या अगर सोसाइटी को आपसे तकलीफ है तो आपको उनकी वजह से अपने विजन को नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स इट। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डेफ़िनेटली सोसाइटी जो है वो एक रोल प्ले करती है आपकी हर्डल्स में, आपके करियर्स में, आपके सक्सेस में। लेकिन अगर इस टॉपिक को मज़ीद अगर हम डाइवर्स करते हैं, डाइवर्सिटी की तरफ लेके जाते हैं, तो वी हैव मल्टीपल चैलेंजेस एंड मल्टीपल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली। इट 63% स्टेम लिटरेसी है। अब हमारी जो पाकिस्तान सोसाइटी है, मैं ये समझती हूँ कि वो 2 तरह से है। एक तो वो सादा ज़ुबान समझती है, उर्दू, पंजाबी।
और दूसरा ये है कि वो कहानी पसंद है, उन्हें कहानियां सुनाना, देखना, सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है कि हमारे घर में खवातीन, हमारे जो बड़े हैं, मतलब हमारी जनरेशन, हम तो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये ड्रामा है या ये मीडिया है, लेकिन उनका क्या काम है कि वो घरों से फारिग होकर वो चीज वो देख रहे हैं। जब वो चीज देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो फिर क्या आता है कि फिर फैमिली हर्डल्स देती है, सोसाइटी तो फिर फैमिली है। सेकंड पार्ट आ गया। तो ये बहुत से रोल हैं, जैसे रोल ऑफ मीडिया है, अजीब सी स्टोरीज हमारे सामने आ जाती हैं। तो क्योंकि वुमेन्स का जो टॉपिक है एक सेंसिटिव टॉपिक है, ये खूबसूरती में भी सेंसिटिव है, एम्पावरमेंट में भी सेंसिटिव है। नो डाउट कि इसको इसकी पार्टिसिपेशन चाहिए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमी, हर पर्सपेक्टिव में, लेकिन आप इसकी सेंसिटिविटी को खत्म नहीं कर सकते। इसमें नहीं कर चंद एक सके वुमेन्स, बिल्कुल। बिल्कुल चंद एक वुमेन्स ऐसी होती हैं जो कि जिनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, जिनको फैमिली अच्छी मिलती है, जिनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, वो आगे चली जाती हैं। तो आप, मैं ये चाहूंगी कि आप एज अ मोटिवेशनल आप उन लोगों के लिए मैसेज दें, उन फैमिलीज को मैसेज दें कि वो किस तरीके से बिलीव ले सकें और इन चीज़ों को, नेगेटिविटी को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं, और बच्चियों को, वुमेन्स को इनिशिएटिव लेने की तरफ वेलकम करें। अच्छा, अगर मोटिवेशनल मैसेज से पहले मैं इस चीज पे बात करूं ना हमारा, कि आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी मीडिया पे बैठ के ही बात कर रहे हैं, हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, राइट। हमारे जैसे कुछ और लोग, हर बंदा अपनी अपनी मर्जी का कंटेंट देख रहा है ना, हम भी तो इसी चीज पे बात कर रहे हैं कि भाई ये सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा जाती तौर पे ख्याल है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, कोई भी डिसएग्री कर सकते हैं, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक नहीं है जितना इसको बना दिया गया, ठीक है। इसको टैबू हमने सोसाइटी खुद है ना, बनाया है। सोसाइटी है, सोसाइटी इसको इसको किया। सोसाइटी हम ही लोगों से मिलके बनती है ना, बेसिकली बात जी ये जी। है कि सोसाइटी हम ही लोगों से मिलके बनती है। हम ही चार लोगों में बैठ के बात करते हैं कि हाँ जी भाई, वुमेन को हर्डल पेश आ रही है, हर्डल पेश आ रही है। उससे होता ही है, मुझे लगता है कि जिन चार लोगों को नहीं भी पता होता ना कि हर्डल्स क्रिएट करनी है, वो भी देखा देखी कर देते हैं। सबसे पहली तो ये चीज आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो हर्डल्स आती है, हाँ बेसिकली एक लड़की के ऊपर, फीमेल के ऊपर जो चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं, वो उसकी फैमिली से ही स्टार्ट होती हैं। और मैं ये भी नहीं कहती कि भाई मैंने कोई हर्डल फेस ही नहीं की, बहुत सारी हर्डल फेस की है। मैंने कहा कि मैं कुछ रिश्तों के मामले में लगी रही हूँ। अब हमें भी अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं या उन औरतों की बात करते हैं, तो वो देखने की जरूरत है, या मेरी जाती तौर पे उनके लिए राय ये होती है, बजाय एक्सटर्नल मोटिवेशन के ना, वो इंटरनल मोटिवेशन पे गौर करें, ठीक है। बाजुकात हमारा, आप जानते हैं कि अगर हम सेंसिटिविटी के हवाले से बात करें ना, तो हम जो है वो बेसिकली बड़ी सारी चीजों में खुद भी मोटिवेशन को लूज कर जाते हैं जो दूसरों को दे रहे होते हैं, ठीक है। इसमें इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर हम किसी को भी किसी मोटिवेशनल टॉक पे जो है ना वो डिपेंड करने लग जाए, या लोगों पे डिपेंड करने लग जाए ना, तो फिर हम कभी भी नहीं कह सकते कि यार वो इंसान इनिशिएटिव लेगा और उसको थ्रू आउट लेकर चलेगा। अगर फीमेल्स को अपने लिए स्टैंड लेना है, तो वो एबिलिटीज भी अपने अंदर खुद पैदा करनी है, वो कन्विंसिंग पावर भी उन्होंने अपने अंदर खुद पैदा करनी है कि घर वालों के साथ किस तरह से बात करनी है, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर किस तरह से बनाना है कि लोग उनकी बात को वैल्यू करें। और ये मुझे लगता है कि कुछ होती है बाय बॉर्न एबिलिटीज, आपका बाय बॉर्न ऐसा ओरा होता है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिस बंदे के अंदर फायर होती है कि ये चीज गलत है इस सोसाइटी में, ये घर में गलत हो रही है चीज, तो वो उस चीज को ग्रूम करने की या डेवलप करने की कोशिश करे अपने अंदर, वो अपनी जात से इनिशिएटिव ले। जब वो स्ट्रांग होगी तो वो अपने लिए खुद कोई स्टेप लेने के लिए तैयार होगी जहनी तौर पे। जब वो जहनी तौर पे तैयार होगी तो उसके अंदर कन्विंसिंग पावर खुद ब खुद पैदा हो जाएगी, और कन्विंसिंग पावर पैदा होगी तो आसानी सिर्फ रब की जात कर सकती है, बंदा किसी बंदे के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकता है। और फीमेल ने जब तक इस सोच को साइड पे नहीं करना ना, तब तक जो है वो मुझे लगता है कि लोग, वही लोग जिनसे वो हट के कुछ करना चाहती है, वो सोसाइटी उसको नहीं करने देगी, चाहे वो घर के लोग हों, वो घर से मिला हुआ माशरा हो, या दूसरे लोग हों। तो अपने आप को स्ट्रांग भी खुद करना है, स्टेप भी खुद लेना है, अपनी इंटरनल मोटिवेशन भी जिंदा रखनी है, बात बात पे गिरना है तो तब भी खुद ही उठना है। तो किसी टाइम पे जाके तो किसी को समझ आएगी ना, अगर उसकी वाकईतन किस्मत में वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए वो काम करना चाहती है, और जो चीजें होती है ना वो इंसान करके रहता है, तो फिर उसने स्टेप भी उसके लिए खुद ही लेना होता है। मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा देर तक जो है वो आपके साथ रहती है, या फिर कोई अनदर पर्सन ज्यादा देर
तक आपको स्ट्रॉन्ग रख सकता है या आपके साथ चल सकता है। तो जिंदगी जो है ना वो खुद ही चलानी है, उसके लिए स्टेप्स भी खुद लेने हैं, तो इसलिए खुद को तैयार करना बड़ा जरूरी है। अब उसके लिए सोर्सेज आपने खुद देखने हैं, कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं, क्या-क्या हो सकते हैं, ये सारी किताबी बातें होती हैं। हम लोगों ने भी बड़ा कंटेंट देखा और सुना हुआ है। अगर हम कहें ना कि भाई फलां को सुन लें, फलां पढ़ लें, फलां ये कर लें, वो सिर्फ आपकी वक्ती मोटिवेशन होगी। जो देर पर चीज या मुस्तकिल है उसको पैदा करना है आपने अपने अंदर। अच्छा ठीक है, ये तो एक प्रैक्टिकल आपने मैसेज दिया कि आपको प्रैक्टिकल उन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली ये जो मिसकॉन्सेप्शन कह लें या जो भी इसको हम नाम दे सकते हैं कि जब भी बिजनेस का माइंड में आता है तो लोगों के माइंड में आता है कि इसके लिए जी बहुत पैसा चाहिए, जी ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और फिर अगर ना चला तो फिर क्या होगा, सही है। तो इसमें अब आप ये बताएं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपके पास कौन सी चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने विजन की बात की, आइडिया की बात की, आपने इन्वायरमेंट की बात की, आपका खुद को स्ट्रांग होना जरूरी है। चलें ये तो एक हो गई इनर और पर्सनालिटी से। अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन से ऐसे इनिशियल स्टेप्स हैं जिससे आपको स्टार्ट लेना चाहिए। ठीक है, हमारा सबसे पहले तो जो भी लोग सुनेंगे यंग जनरेशन में, मैं ये बता दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट एन इजी जर्नी, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपने इसके लिए स्ट्रगल तो करनी होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने कहा है ना कि भाई पैसे से स्टार्ट होता है या नहीं होता, ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट रॉन्ग है, चूंकि मैं बिजनेस वूमेन हूं इस वजह से ये भी बिल्कुल रॉन्ग है कि जीरो से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। दिस इज बुलशिट। जीरो से कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, उसमें भी आपको मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो ठीक है, आप उससे स्टेप ले सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं है तो आपको बहुत माइनर सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब इस चीज के लिए डिपेंड करता है आपका आइडिया क्या है। दूसरा आपने सवाल किया कि रिस्क लेने से डरते हैं। मैं समझती हूँ वो इंसान एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता जो कि रिस्क टेकर नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये है ही रिस्क, ये टोटल रिस्क है। आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं, आपकी एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप टोटल ग्रूम्ड हैं, आप में लीडरशिप स्किल्स पाई जाती हैं, यू हैव अ वंडरफुल टीम, यू हैव अ वंडरफुल मैनेजमेंट। इसके बावजूद आपके साथ साथ रिस्क चलता है, वो कभी भी नहीं रुकता। और ये भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि भाई कोई भी कारोबार नफा और नुकसान के बगैर होता ही नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, गिरेंगे। और अगर आप रियल एंटरप्रेन्योर हैं, आप पैशनेट हैं अपने काम को लेके, आप हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट वर्कर हैं, तो आप दोबारा से उठ के खड़े हो जाएंगे। और अगर आप रिस्क टेकर नहीं है ना, फिर आप वही 20 से 25 हजार की नौकरी कर सकते हैं, फिर आप रिस्क ले ही नहीं सकते हैं। जो इंसान देखें, सोचें तो हर एक चीज से जुड़ी होती है ना, चाहे आप जॉबियन है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप खुद ही जो जिस स्टेप के अंदर इंटरेस्टेड है उसमें रिस्क टेकर नहीं होंगे तो कोई दूसरा तो आगे तसल्ली नहीं देगा ना। हमारे यहाँ सोसाइटी का ये आलम है, वो तो साथ साथ आके बल्कि तरक्की देने की बजाय ये कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ फलां का भी नुकसान हो गया, इस काम में है ही नुकसान है, और माँ बाप का पैसा ना बर्बाद कर देना, अपनी सेविंग्स ना बर्बाद कर लेना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुप करके नौकरी के लिए अप्लाई करो या लग जाएगी, या वो बंदा फाइनली हिम्मत हार के बैठ जाएगा और अपनी जिंदगी कोई ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रिस्क टेकर होना फर्स्ट एलिमेंट है। अगर आप मेरे से चीजें पूछे ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये पहली मैं स्टेटमेंट दूंगी कि उसको ही एंड शी शुड बी अ रिस्क टेकर पर्सन, तब जाके वो जिंदगी में आगे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बियर कर सकते हैं। जो जो चीजें उसमें आती हैं, जो जो स्ट्रगल आपको उसमें करनी पड़ती है। और बीइंग अ ट्रेवलर कह लें, बीइंग अ एग्जैक्ट बिजनेस वूमेन, मैंने जो है बहुत सारी चीजों में सफर किया है। और मैंने जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं किया। मुझे लगता था कि भाई मेरे पास आई हैव एन अ स्ट्रॉन्ग आइडिया और आई हैव एन अ ग्रेट टीम, मेरे पास बड़ी अच्छी प्लानिंग है, मेरे पास बड़ा अच्छा बिजनेस प्लान है जो कि लोगों को काफी टाइम बाद जाके चीजें समझ आती है, मेरे पास अच्छे मेंटोर्स हैं, सब कुछ है। तब भी जागे हर 2 से 3, मतलब अभी मुझे इट्स 2021, तो मुझे 2017 से मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो अभी भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि
दोबारा से उस जगह पे खड़ी कर देती हैं कि भाई नए सिरे से इस चीज को करना है। वो कभी भी आप ये ना समझें कि भाई एक दफा चीज शुरू कर ली और वो स्मूथ लाइन है और अब बस पैसा आता जाएगा। ना तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत होती है, ये मैंने पहले ही कहा कि टोटली डिपेंड करता है आपके आइडिया पे, और ना ही जीरो से ये स्टार्ट हो सकता है। तो बेसिक मटेरियल, बेसिक चीज डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज है, आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है, जो भी चीजें करनी है, आपने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये आपने खुद देखना होता है और उसके लिए स्टेप लेना होता है। ये नहीं है कि आपके पास जो है वो इतने पैसे नहीं है तो आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप मजीद आइडियाज पे बात करती हैं तो मैं उसके हवाले से भी आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ कि मिनिमम कितनी अमाउंट में आपको स्टार्टअप जो है वो आप ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जी, इस पे भी हम आएंगे आइडियाज़ पे। आपने चैलेंज की बात की, रिस्क की बात की, तो डेफिनेटली कोविड-19 पेंडेमिक ने मेरा ख्याल है हर चीज़ को जो है बिज़नेस को लॉस दिया। ऑनलाइन बिज़नेस तो चलते रहे, लेकिन आपकी जो कंपनी थी टूरिज़्म, ठीक है? तो उसने डेफिनेटली उसने भी उसको फेस किया, एक बड़ा चैलेंज था। तो आप बताएँ कि आपने इस पेंडेमिक पीरियड में जो चैलेंजेस फेस किए और किस तरीके से उसको ओवरकम किया? ये एक कैसा रिस्क था और उसके बाद आपने कौन-सी एक्टिविटीज़ को जॉइन किया और किस तरीके से आपने सर्विस दी, ताकि ये व्यूअर्स को पता चले कि अगर आपके ऊपर चैलेंजेस आ जाते हैं, फिर इसको आपने किस तरीके से सर्वाइव करना है? ठीक है। अच्छा, अब ये भी ना हमारा सबसे पहले तो आप कितना डिटेल्ड अपने ही स्टार्टअप के बारे में स्टडी करते हैं या चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, आपका सोशल सर्कल और आपके पास अपने रिसोर्सेज़ और आपने क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इस टाइम पीरियड में जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, आप कर सकते हैं। यानी कि आप बुरे वक़्त के हवाले से क्या चीज़ें प्लान करके रखते हैं, ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। खैर, कोविड को तो किसी ने भी प्लान नहीं किया हुआ था कि एक ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जिसमें सारी चीजें ही बंद हो जाएंगी। तो मैं समझती हूँ कि जो रियल एंटरप्रेन्योर है ना, उसके पास जो है ना कहीं से ऑप्शंस निकल आते हैं, वो सुकून से बैठ नहीं सकता बंदा, ठीक है। तो अगर आप एच&ई सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को जब स्टार्ट किया था ना, तो आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही इसमें दो चीजें चल रही हैं, ठीक है। इवेंट्स तो हम जो है वो जो ऑर्गेनाइज करवा रहे थे, साथ में अपने टूरिज्म को स्टार्ट किया, और इसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स भी जनरेट होते गए हैं, इनिशिएटिव्स भी निकलते गए हैं, स्टार्टअप्स भी निकलते गए हैं इसमें से। तो कोविड की आप बात करते हैं, तो देखिए बिजनेस ना दो चीजों के लिए ही हो रहा होता है। एक तो जो आपका स्ट्रॉन्ग विजन और मोटिव होता है, दूसरे नंबर पे ये कि आपने पैसा तो डेफिनेटली कमाना ही होता है, आपको पैसा तो चाहिए ही होता है उससे। तो मेरे साथ जो है ना सिर्फ एक मकसद नहीं था कि भाई सिर्फ पैसा चाहिए है, ठीक है। मेरे साथ ये भी मकसद था कि आसानियां बांटनी है, जो कि हम दोनों सूरतों में बांट रहे थे। अब कोविड में चूंकि टोटल सारी चीजें बंद हो चुकी थी, तो गैदरिंग हम कर नहीं सकते थे, जो कि इवेंट्स में हमारी होती है यूजुअली, तो वो पॉसिबल नहीं थी, सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर पे जो है टूर्स भी उस तरह से पॉसिबल नहीं थे, लेकिन जो एक हमारा सीवियर लॉकडाउन का टाइम पीरियड गुजरा है ना, उसको गुजरने के बाद हमने प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करते हुए टूर्स जो है वो करने शुरू कर दिए थे। बड़ी जो है वो आप कह लें मिनिमम स्ट्रेंथ के साथ, सिर्फ फैमिलीज, एक फैमिली, दो फैमिली, जो कि हमारे साथ जो है वो टच में भी रहते हैं, वो वाले कस्टमर्स हैं जो के लॉयल कस्टमर्स हैं, जो रिपीट होते हैं। बेसिकली ये भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस ही होती है कि उसके कस्टमर्स उसको ना छोड़ें। तो जो है वो टूर्स हमारे चलना शुरू हो गए थे। इसके अलावा दो कारोबार ऐसे हैं हमारा जो कि किसी भी सूरत में बंद नहीं होते, और आपने कोविड में देख भी लिया होगा। सबसे पहला, फूड का कारोबार, ठीक है। लोग खाना पीना नहीं छोड़ सकते, जितना मर्जी कह लें कि भाई हम मर गए हैं और हमारे पास पैसे नहीं रहे और शदीद गुर्बत है और कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने देखा, सबने देखा, लोग कपड़ा भी नहीं लेना छोड़ते, ठीक है। वो चाहे उनके पास जो कुछ भी मौजूद हो, उन्हें लगा कि भाई बस ईद से 3 दिन पहले जो मार्केट खुल गई है वही आखिरी 3 दिन है हमारे दुनिया पे, और उसमें हमने शॉपिंग करके छोड़नी है। किसी ने मरने जीने की कोई परवाह नहीं की और शॉपिंग की है। तो बहुत सारी जो है वो लेडीज मेरे से इस चीज के हवाले से डिस्कशन भी कर रही थी, और मैंने उनको ये सजेस्ट भी किया और उन्होंने स्टार्टअप लिया भी।
और मैंने अपने घर में रहते हुए फूड के स्टार्टअप को जो है वो लिया था ड्यूरिंग जो है वो क्वारंटाइन या कह लीजिए कोरोना के टाइम पीरियड में, जो कि बेसिकली मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरे भाई का इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा चूंकि मैं टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ उसमें, और हमारी दो चीजें जो थी वो काफी फेमस थी ऑलरेडी अपने सर्कल में, अपने लोगों में, तो हमने उसको ऑनलाइन जो है वो फूड पांडा के थ्रू करके पार्टनरशिप तो उसको स्टार्ट किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसकी रीजन ये थी कि कुछ चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में आगे समझ आ गई हुई थी कि हाँ जी क्या चीज लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, अच्छा किस चीज में हम अच्छे हैं और किस चीज से लोगों को जो है वो इस वक्त फर्क पड़ सकता है, या क्या चीज उनकी नीड है। जो लोगों की नीड है वो आपके लिए बिजनेस है अगर आप उसके अंदर अच्छे हैं तो मैंने फूड के बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसके साथ साथ टूरिज्म हमारा 2 से 3 मंथ्स के बाद लगभग जो है ना वो जाने शुरू हो गए थे। हम प्रॉपर एसओपीज को फॉलो करके उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तीसरे नंबर पे, चूंकि मैंने आपको कहा कि एज एन स्पीकर मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि मैं जो है वो लोगों से कट के रहूं या फिर बिल्कुल जो है वो सोल्यूशंस के हवाले से बात ना करूं, जब मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरी सराउंडिंग में जो जनरेशन है वो सफर कर रही है, तो मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ वो जरूर करूँ। तो तब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की, और बीइंग अ ब्लॉगर मैंने जितने चीजों को मैं जो है वो हाईलाइट कर सकती थी वो किया। आइडियाज पे बात की, एंटरप्रेन्योरशिप पे बात की, बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स उन पे बात की, और उसके बाद ट्रेवलिंग के व्लॉग्स अपलोड किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज कंटिन्यू गई, मेरी एक्टिविटीज भी चलती गई, मेरा जो है वो आप समझ लें पैसा आना भी नहीं रुका, मेरे जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन भी रही कि हाँ मैं लोगों के साथ इन टच हूँ। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। मैंने कोविड के टाइम में ये सब किया, इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज किया, और जिन जिन लोगों ने मेरे से हेल्प चाही मैंने उनको सजेशंस दी कि आप कैसे अपने अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। So this is the necessity is the mother of invention कि ज़रूरत इजाद की माँ है। और ये स्टोरी जो है वो इधर ही इम्प्लीमेंट होती है कि आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, इससे पहले कि वो फेड अप हो जाती या वेट करती कि कब लॉकडाउन खुले और कब हम टूरिज्म को स्टार्ट करें। उन्होंने ये देखा कि वक्त की क्या ज़रूरत है और किस तरीके से इस गैप को फिल किया जा सकता है। तो उनकी जैसे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर आप सही वाले इंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली आइडियाज़ आपके माइंड में आते ही हैं, ठीक है, क्योंकि आप आइडियाज़ पे ही काम करते हैं। तो एचएनआई सॉल्यूशन से वो फूड की तरफ, फूड से फिर यूट्यूब की तरफ स्किल्स भी डेवलप हुई, अर्निंग भी डेवलप हुई, और वो जो एक टाइम पीरियड था उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सिखाया भी और एक नई पर्सनालिटी को भी ग्रूम किया ना, पर्सनालिटी में इनोवेशन लेकर आया। तो मैम आप बताइएगा कि आप इन आइडियाज़ पे बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप के कौन-कौन से आइडियाज़ हैं जिन पे काम किया जा सकता है, या क्या नीड है, किन चीज़ों को फिल किया जा सकता है? अच्छा, हमारा एक टाइम ये था कि इस टर्म के हवाले से लोगों को क्या खुद को भी नहीं पता था, बस इतना पता था कि अपना कुछ करना है, कोई काम करना है, ठीक है। अब की जनरेशन तो डेफिनेटली बहुत वेल अवेयर है इसके बारे में, इस टर्म के बारे में और आइडियाज के बारे में भी। बस वो क्लियर इस वजह से नहीं है कि वो स्कैटर्ड है चीजों को लेके, एक्टिविटीज को लेके, या तो मम्मी डैडी बच्चे हैं, पेरेंट्स खुद ही कुछ करने नहीं देना चाहते, या फिर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट या मिडिल क्लास फैमिलीज से लोग उठते हैं जो करना चाहें भी तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कि बंदे को स्टॉप करती है। अदरवाइज मैं कहती हूँ आइडियाज किसके पास नहीं होते। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया, हमने खुद अपनी एबिलिटीज को देखना होता है और खुद ही कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना होता है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर एंटरप्रेन्योरशिप के चंद एक आइडियाज पे मैं बात करूं, तो मैंने जो है वो कुछ बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हुई है, कुछ वर्कशॉप्स इस तरह से, और उसके अलावा मेरा स्कॉलरशिप बेस्ड जो है वो डिप्लोमा एनएस यूनिवर्सिटी से एज एन बिजनेस वूमेन में वहां पे सिलेक्ट हुई थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मेरी वहां पे बड़ी खूबसूरत गुजरी है। तो वहां पे मैंने ना डिफरेंट लोगों से, वहां पे भी डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन किया, तो मैंने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन कमाल के आइडियाज हैं, और कुछ ना कुछ लोग वहां पे इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं जो कि वाकई एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो मैंने पहले कहा सीरियस होते हैं अपनी चीजों को लेके, और वो वाकई कुछ करना भी चाहते हैं। तो जो आइडियाज हैं वो आपको ऐसे एनवायरनमेंट से आ सकते हैं कि जहां पे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले नंबर पे, अब आप ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब आपका कीन ऑब्जर्वर होना बड़ा जरूरी है उस चीज में।
अगर आप कीन ऑब्जर्वर हैं तो आपको बैठे बैठाए एक ही जगह पे 100 आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा कैसे कैसे मैं बैठे बैठाए इस रूम को चेंज कर सकती हूँ और क्या क्रिएटिविटी ला सकती हूँ और क्रिएटिविटी में मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या वो चीजें आज तक किसी और ने यूटिलाइज की हैं या नहीं। अच्छा अगर किसी ने नहीं की तो मैं उसको प्रोवाइड करूँ तो अच्छा मुझे क्या इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा मुझे इसमें क्या प्रॉफिट बचेगा। देखिए हर चीज के साथ वो चीज मिलती जाएगी और आपके पास एक पूरा प्लान रेडी हो जाएगा। आल्तो कि वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, वो पहली दफा में बिल्कुल अप्रूव नहीं हो जाएगा। वो सारी चीजें आपका टाइम जरूर लेंगी, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आपको इतना ग्रूम कर देंगी कि आपको चलते फिरते आइडियाज मिलने लग जाएंगे। क्यों हम आए दिन स्टोरीज को पढ़ते हैं कि भाई एक इंजीनियर ने गोला स्टार्ट कर दिया है। क्यों हम आए दिन जो है वो कुछ ना कुछ यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर देखने को मिलता है कि आज ये नई डिश लाहौर की फेमस जो है वो सामने आई है, जिसको एक इंजीनियर ने स्टार्ट किया था या एक फलां पर्सन ने स्टार्ट किया था जिसने एमफिल किया होगा या जिसकी ये डिग्रीज हैं, क्योंकि उसने आइडियाज की वर्थ को अंडरस्टैंड किया है। और आइडियाज में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इतने इतने बैकवर्ड एरिया से लड़कियों ने बेकिंग का काम स्टार्ट किया है। ठीक है, उन्होंने केक्स डिलीवर करने शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि लोग जितना मर्जी रो रहे हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसके बावजूद लोगों ने सालगिरह भी मनानी है, एनिवर्सरी भी मनानी है, ईद भी मनानी है, 14 अगस्त भी मनानी है, जश्न ईद मिलादुल नबी भी मनानी है, तो हर चीज पर लोगों को केक चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक नीड को रियलाइज कर लिया और फिर दूसरा उन्होंने ये देख लिया कि भाई हम घर से तो निकल नहीं सकते, तो अच्छा इतना थोड़ा सा सामान रिक्वायर्ड है, इतना तो हम अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम ये बना के भेजें तो भाई हमें तो एक केक में से जो है वो इतने इतने पैसे बच सकते हैं। अब वो वही बंदी कर सकती है, एक तो वो जिसने नीड को रियलाइज कर लिया, दूसरा ये जो कि कीन ऑब्जर्वर है, तीसरा ये जो कि पैशनेट है कि मैंने ये स्टार्टअप लेना है और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। दूसरे नंबर पे अब हर इंसान बैठे बैठाए ब्रांड नहीं हो सकता। आपने खुद नोटिस किया होगा इस कोविड के टाइम पीरियड में भी कितने ज्यादा लोगों ने कपड़ों के हवाले से स्टार्टअप लिया है। कोई अपनी जॉब को अच्छे तरीके से लेके चल रहा है, लेक्चरर है, कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्टार्टअप लेने की तरफ आ रहे हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की टर्म समझ में आती जा रही है लोगों को और लोग इस हवाले से संजीदगी भी शो करते जा रहे हैं। तो लोगों ने कपड़ों के हवाले से बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें पता था कि भाई कोविड है, कुछ लोग चले जाएंगे लेने, ब्रांड्स पे लोग चले जाते हैं कि वहां पे एसओपीज फॉलो हो रहे होंगे। मिडिल क्लास फैमिली जो है वो जिसने मतलब अपने आप को रखना भी है और उसने जरूरत भी बच्चों की पूरी करनी है और विद इन बजट भी करना है, तो वो ऐसी जगहों को या ऐसे लोगों को देखेंगे जहां से उनको कॉपीज मिल जाएं, रेप्लिकास मिल जाएं। तो ऐसे लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया, जी हम आपके लिए माल लेके आएंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट वाज द आल्सो एन आइडिया कि जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो किया इम्प्लीमेंट कोविड में। उसके अलावा फूड के बेशुमार आइडियाज हैं। देखें जैसे मैंने आपको फूड के लिए कहा, तो मुझे उससे पहले मैं और मेरे भाई प्लान कर रहे थे कि भाई कोई शॉप वगैरह स्टार्ट करते हैं और उसमें जो है ना इस तरह से एक ये भी स्टार्टअप शुरू करवा देते हैं। मैंने ये भी नीड रियलाइज की कि जब हम वॉक करके जॉगिंग करके आते थे तो रास्ते में जो है ना आपको नान चने और सारे अनहेल्दी फूड इस तरह की चीजें, हलवा पूड़ी वगैरह मिल जाती है, फ्रेश जूस नहीं मिलता कहीं से। ठीक है, कोई फ्रेश कॉफी पीना चाह रहा होता है, चाय पीना चाह रहा होता है, वो चीजें नहीं मिलती हमें उस स्टेडियम के गिरदो नवा में ना। तो मैंने ये आइडिया दिया कि मैंने कहा इसको पुट ऑन करते हैं, तो ये चीजें करते हैं। लेकिन उसके फौरन बाद कोविड हो गया, तो फिर हमने फूड का स्टार्टअप लिया, तो उसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बेसिक चीजें लाई हैं जो कि मेरा ख्याल है ग्रोसरी में वैसे भी आती हैं और फिर वो रेगुलर आना शुरू हो गई और हमने फूड पांडा की सर्विसेज ली। और फूड पांडा वाले को कैसे आइडिया आया कि जब सब कुछ बंद हो जाएगा तब भी लोग खाना नहीं छोड़ेंगे। इस तरह फूड में आगे से वैरायटीज आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं। ये मैंने चंद एग्जांपल्स दी हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग जो है वो घर बैठ के एक आध स्किल सीख लें जो कि यूट्यूब से सीख लें। ठीक है, डिजाइनिंग की, आपको जरूरी नहीं है ग्राफिक्स का प्रॉपर कहीं कोर्स करने जाएं, बैठ के लोगों ने फ्रीलांसिंग की और अभी भी कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं उससे। हमारी आवामी कमा रही है, जरूरी नहीं है उसके लिए। हो सकता है कि किसी ने एमफिल पीएचडी की हो और उसकी मैक्सिमम 60 से 70 हजार सैलरी हो या लाख पे भी चली जाए, और एक फ्रीलांसर जिसकी ग्रेजुएशन हुई भी है वो बैठ के हो सकता है कि महीने का 2 से 3 लाख रुपया आराम से कमा रहा हो। और हम ऐसी एग्जांपल्स ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में देखते भी हैं। अब ये सारे आइडियाज ही है ना कि एक बंदा आइडेंटिफाई कर रहा है नीड क्या है,
वो उस नीड को ओवरकम कर रहा है, पूरा करके दे रहा है, क्योंकि उसकी वो स्किल है। तो आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करें, आइडियाज बेशुमार है, सोसाइटीज में भरे पड़े हैं, आपको चलते फिरते आइडिया आ जाएंगे, वो उस पे जितनी बात करें वो होती जाएगी आइडियाज पे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब तो हम लोग जो है एक डिजिटल ग्लोबल चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ऑनलाइन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग इसकी तरफ जो है, इवन के जो आर्ट एंड डिज़ाइन के कोर्सेज हैं, बेकिंग है, आपके हर तरह का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अब एक जो रिपोर्ट है, बिल्कुल ऐसा यंग वुमेन्स इन पाकिस्तान की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स ने दी है 2020 की। उसमें उन्होंने कहा है कि 208 मिलियन जो पॉपुलेशन है, उसमें से 49% जो है वो वुमेन्स हैं, और 29% जो एज फैक्टर है वो है 15 टू 29, यानी कि यूथफुल डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बताई गई है पाकिस्तान की, और 63% जो है वो रूरल एरियाज से बिलोंग करती हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है 63% रूरल एरिया से है। अब क्योंकि हमारे पास इतनी ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन को देख लें, किसी भी पर्सपेक्टिव को देख लें, हम लोग नहीं उसको जो है ना कम्पीट कर सकते। तो इसमें जैसे आपने बताया, बेकिंग का बताया है, इसमें सिलाई भी आ जाती है, बहुत से ऐसे हैं, कुकिंग आ जाते हैं कि लोग ऑर्डर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से चीज़ों को भी हम लोग जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, इन आइडियाज़ पे बात करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको जो है वो पैसे के अकॉर्डिंग बताएं, ताकि जो हमारे लोग विलेज से बिलोंग करते हैं या बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं, उनको आइडिया मिल सके कि कितना पैसा जो है वो ज़रूरी है, या कम से कम में कितना बिजनेस हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं। अच्छा, मिनिमम अमाउंट की अगर आप बात करें ना, तो मेरे ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल ये है कि अगर आप रूरल एरिया की बात करें, या आप ये ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ का क्या रिस्पॉन्स आता है, तो मुझे लगता है कि 10 से 20,000 तक ये मिनिमम इनकम आपको जो है वो इनफ है, जो कि आप पकड़ भी सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है? और फिर उसके फीडबैक से आप समझते हैं कि मुझे उस वक़्त पे करंट सिचुएशन में 5 से 10,000 भी प्रॉफिट बच रहा है ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है स्टार्ट में सिर्फ आपको अच्छा फीडबैक आ जाए, आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जो है वो चीज़ें देखें कि कैसे मैं मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकती हूँ। क्योंकि आपने सीखना भी तो होता है ना, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये तो नहीं है कि आप एक फील्ड में आए हैं और आते साथ वो फील्ड चल गई है, बड़े सारे जो है वो आइडियाज़ फेल होते हैं, फिर जाके कोई एक चीज़ चल भी जाती है आपकी। तो मिनिमम अमाउंट तो मुझे लगता है कि हमारा इतनी है, तो मैक्सिमम तो फिर आप जितनी लेके जाना चाहते हैं, आपकी कंपनी के लेवल के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, जितना आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि भाई आप ऑन द स्पॉट। लेकिन मेरा जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए यही मशवरा होगा कि उनको फौरन इतनी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए कि उसको वो हैंडल ना कर सकें, जिसमें उनकी टीम मैनेजमेंट ना हो सके, जिसमें उनको जो है वो स्टार्टिंग में हमें फाइनेंस को स्टेबल करना बड़ा ज़रूरी होता है, और सारी चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरा ज़ाती तौर पे यही हमेशा जो है वो मशवरा रहता है सबको, कि आप थोड़े से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। उस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आपने मज़ीद कितना इन्वेस्ट करना है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे माइंड में, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ये एक फिनोमिना है कि जी एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, नो डाउट बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन डेफिनेटली ज़रूरी है। और अगर बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत से लोगों में ये फियर भी होता है कि वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो कैसे बिजनेस करेंगे, हुँ। कैसे हैंडल करेंगे सोसाइटी को, ये फियर भी है। तो इसके बारे में आप क्या राय देंगी? अच्छा, ऐसा है कि देखें, एजुकेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते हमारा, चूँकि वो आपको जितना ग्रूम करती है ना, उस चीज़ से हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। हम लोग, ये ज़रूरी नहीं होता, एजुकेशन में भी आगे से ना टाइप्स आ जाती हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? अब आपने किस कैटेगरी की एजुकेशन ली हुई है, वो भी आपके एनवायरनमेंट या आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस हवाले से बात करें ना कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई हर्डल है कि अगर मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, तो मैं बिज़नेस नहीं चला सकता, तो ये सरासर गलतफ़हमी कह लें है, मिसकॉन्सेप्शन है। अगर ऐसा होता तो बाज़ार में जितने लोगों से हम चीज़ खरीदते हैं, वो सारे एजुकेटेड तो नहीं होते। उनके बिज़नेसेस कैसे चल रहे हैं? उनके आइडियाज़ कैसे चल रहे हैं? और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की जो है वो 70 टू 80% चीज़ें
जो है वो अपने वालिद साहब से सीखी हैं। अब वो जो है वो ग्रेजुएट या एमफिल या पीएचडी तो नहीं है, उन्होंने तो मुझे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में बताया, दुनिया क्या है, चीज़ें क्या है। मैं कहती होती थी, मैंने कहा मैं आपसे जो चीज़ें सीखती हूँ ना वालिद साहब से मैं मुखातिब होती तो मैं कहती थी कि ये ना जो आप मुझे पंजाबी में सारी चीज़ें बताते हैं ना, यही हमारे टीचर्स जो है ना वो इंग्लिश और उर्दू में मोल्ड करके ना हमें कहानी सुनाते हैं, ठीक है? तो मेरा फ़ोकस इस चीज़ पे होता है कि हाँ, मुझे सीधी-सीधी जो बात समझ में आती है पंजाबी में वो क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो आप जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं ये बड़े मैटर करते हैं, वो भी एक सेल्फ एजुकेशन है ना? जो हमारे बड़ों ने ली है और उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है, उन्होंने हमें बहुत सारी लर्निंग्स दी हैं। ये सीखने का अमल कभी नहीं रुकता, ठीक है? डिपेंड करता है किस टाइप में हम सीख रहे हैं, ठीक है? फॉर्मल एजुकेशन में आप प्रॉपर एक इदारे में जाते हैं, डिग्री लेते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी ने प्रॉपर डिग्री ली हुई है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। आप कितने आईटी और कंप्यूटर के बच्चों को उठा के देख लें, उनके अंदर कोई स्किल नहीं पाई जाती और वो फिर ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमारे लिए जॉब्स नहीं है और जॉब सिर्फ़ सिफ़ारिश वालों को मिलती है। भई स्किल हो तो आपको जॉब के पीछे भागने की ज़रूरत ही क्या है? आप औरों की तरह बड़ा पैसा कमा सकते हैं बैठ के। तो ये हर्डल नहीं है कि आप एजुकेटेड नहीं हैं। मैंने बहुत सारे लोग सक्सेसफुल देखे हैं, उनकी कोई हाई-फाई एजुकेशन नहीं होती। उन्हें बेसिक झटकी-झटकी चीज़ें पता होती हैं कि सोसाइटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या लोगों की ज़रूरत है, कैसे डीलिंग करनी है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कई लोगों की डीलिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत इंस्पायरिंग होती है। हम बहुत इम्प्रेस होते हैं किसी जगह से चीज़ खरीद के और वो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा एजुकेटेड हो। तो ये अपने बिज़नेस को, अपनी फ़ील्ड को अंडरस्टैंड करना इज़ एन सेपरेट टॉपिक और अपने आप को इस चीज़ पे बाउंड कर लेना कि भई मुझे मेरे टाइम पे पढ़ाया नहीं गया या एजुकेशन जो है वो ज़रूरी थी, अब मेरे पास वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक सेपरेट इश्यू है। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करें, अपनी स्किल्स को देखें और आप जो है वो अपने स्टार्टअप को आगे लेके बढ़ें जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। एजुकेशन मिलती है तो वो आपको ग्रूम करती है बड़े अच्छे तरीके से और किसी भी उम्र के हिस्से में आप जो है वो एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी कोई हर्डल नहीं है। अगर आपका मकसद सीखना है, ना कि सिर्फ पीस ऑफ पेपर डिग्री की फॉर्म में लेना, तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ये हर्डल नहीं है। अब लोगों का वैसे भी रुझान स्किल्स की तरफ जा रहा है, जब उनको पता लग रहा है कि हम 4 साल सिर्फ कैफेटेरिया में गुज़ार के आते हैं, उसके बाद स्किल सीखते हैं कि अब हमें नौकरी की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए जॉब से और एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो सिर्फ जॉब्स को मीट करती हैं और बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को मीट करती हैं। तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आप क्या समझती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बाकायदा स्टडीज़ करवाना चाहिए? एक करिकुलम में ऐड होना चाहिए, इसको स्टडी करवाना चाहिए? एग्ज़ैक्टली अच्छा, अब सबसे पहले चीज़ तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अब चूँकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ़ गुज़ारी है, एजुकेशन के पूरे वो प्रोसेस से गुज़रे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में ना जॉब पे फ़ोकस किया जाता है, ना ही एंटरप्रेन्योरशिप पे फ़ोकस किया जाता है और सेकंडली आपने कहा कि इसको करना चाहिए, इसको बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट हमें स्टार्टिंग से ही अपने इंस्टीट्यूट में एक ऐसा डिपार्टमेंट रखना चाहिए जो कि बहुत लेविश जो सिस्टम्स चल रहे हैं उन्होंने रखा भी हुआ है कि भाई आप प्रॉपर दिखाने के लिए नहीं बल्कि हकीकतन एक बच्चे के फ्यूचर को सामने रखते हुए आप उसको वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करें कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर फिर वो जॉब वाला बंदा है तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करें और उसको उसकी फील्ड बताएं कि वो किस चीज में आगे जाएगा तो जिंदगी अगली अच्छी गुजार लेगा। अगर वो एक बिजनेस माइंडेड बंदा है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही आप जो है वो फील्ड सेलेक्ट करके दें और उसको गाइड करें, उसको ट्रीट करें ताकि वो एक सही इंसान तैयार हो, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए हो और अल्टीमेटली इस कंट्री के लिए वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। आप देख लें कितने परसेंट लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिग्रीज लेते हैं, वालिदैन का पैसा लगाते हैं, वालिदैन यही देखते-देखते मर जाते हैं कि अभी कब हमारे बच्चे कामयाब हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है हमारा सिस्टम और हमारी जो है वो एजुकेशन इन दोनों चीज़ों से कट के किसी और थर्ड चीज़ पे फ़ोकस कर रही है एंड दैट इज़ एन जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज। इसके ऊपर यस। फ़ोकस किया जा रहा है, जबकि हमारे बच्चे को नहीं पता होता जब उसको शॉपिंग पे लेके जाएँ, जिस बच्चे की आप 20,000 फीस पे कर रहे हैं ना, उसको ये नहीं पता होता कि भाई पुश और पुल का क्या मतलब होता है, दरवाज़ा अंदर खोलना है कि बाहर की तरफ खोलना है, ठीक है? हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धड़ाधड़ उस पे पैसे लगा रहे हैं कंपैरेटिवली किसके? अपने रिश्तेदारों के कि वो जिस स्कूल में भेज रहे हैं, उसकी 10,000 फीस है, मैं उससे अब स्टैंडर्ड के स्कूल में भेजूँगा जिसकी 20,000 फीस है नर्सरी क्लास की। आप इमेजिन करें
कि जो अमीर है वो अमीर तरीन है, जो गरीब है वो गरीब तरीन है। एक ही मुल्क में जहां बच्चों को खाने को रोटी मुयस्सर नहीं है, वहां पे एक बच्चे की फीस नर्सरी क्लास में 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स का जो है वो इस चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस या ध्यान भी नहीं है। वो जिस उम्र के हिस्से में जाके सोचते हैं, वो सोचने वाली उम्र नहीं होती, वो डिसीजन मेकिंग वाली उम्र होती है कि अब बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे बच्चे भी टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं और पेरेंट्स भी कर चुके होते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही बच्चे की एबिलिटीज को देखने वाली बात होती है, और इन चीजों पे गौर करना जरूरी होता है कि बच्चा जॉब फील्ड वाला है या एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, वो क्या कर सकता है लाइफ में, उसको उसकी एबिलिटीज रियलाइज करवाई जाए। बिल्कुल, आई स्ट्रांगली एग्री विद पूर्वा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम गैप की बात की जाए तो यहाँ पे गैप आता है हमारे मेंटर्स और हमारे टीचर्स जो कि ट्रेन नहीं होते। क्योंकि देखिए, बच्चा जो है, पेरेंट्स तो सारा दिन उसको स्कूल में भेज देते हैं, वो स्कूल से फ्री होता है तो वो ट्यूशन सेंटर चला जाता है। मैं ये समझती हूँ, अब आके मैं ये रियलाइज करती हूँ कि अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, तो आई वॉज लाइक के शायद मैं लॉयर होती। मैंने कहा ये मेरे उस्ताद को क्यों नहीं पता चला, जिसके पास मैं सारा दिन गुजारती थी, कि ये तो दिखने में वकील लग रही है, आपको तो ये करना चाहिए। यार तुम तो डॉक्टर लग रहे हो, तुम में तो ये स्किल्स हैं। क्योंकि टीचर्स का फोकस जो है ना सिस्टम का, या तो लैंग्वेज तो है ये इदारों का, दूसरा ये होता है कि आपको सिर्फ अर्निंग से पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, आप काम करें, अर्न करें और चले जाएं। और यही तो होता है कि फिर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो इतने परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी फील्ड बच्चा ले, और हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि जिसके पास बच्चा सारा दिन गुजार के आया, आप उनसे पूछे जाके, उसने क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो ये टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर जब राइटिंग करती हूँ तो मैं ये दो चीज़ें लिखती हूँ कि हम असासे कमतरी की इस जद में हैं कि हम तीन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। एक डॉन न्यूज़पेपर, इंग्लिश म्यूजिक और इंग्लिश लिटरेचर। ये तीन चीजें किसको आती हैं तो हम उसको बड़ा वो जो है ना, खुद ब खुद उसको प्रोटोकॉल मिल जाता है। एग्जैक्टली, स्ट्रांगली एग्री। हाँ, तो ये चीजें गैप हैं। तो होपफुली कि गवर्नमेंट जो है मजीद पॉजिटिव इनिशिएटिव ले, सारी पब्लिक के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी, सब इक्वल हैं। इक्वालिटी में और क्वालिटी में दोनों को हम बैलेंस लेके चलें। और मेरा ख्याल है आप टाइम जो है वो एंडिंग की तरफ चल रहा है, और आप पीएनवाई के लिए क्या मैसेज देंगी, कैसी डिस्कशन, अपने रिव्यूज दें प्लीज। First of all, thank you so much, PNY. It was really a great session with Amara. Thank you so much to कि आपने मुझे कंसिडर किया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूं, और जो है वो इस जनरेशन के लिए भी कुछ मैसेज दे सकूं, और आपके प्लेटफॉर्म के लिए भी। प्लीज इसी तरह से कंटिन्यू रखिएगा इन सेशंस को, और इस प्लेटफॉर्म से जो है वो जितना आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो कीजिएगा, ताकि जो हमारे जैसे बंदे कंटेंट देख रहे होते हैं फेसबुक पे, उन्हें पॉजिटिव चीजें मिलती रहें किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग करेक्टर से। और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अगर मैं जो है वो इस जनरेशन को मैसेज देना चाहूंगी तो वो ये कि कभी भी डिसअपॉइंट ना हो, एंड नेवर लूज द होप। आप नहीं जानते कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ना, गेम ही टोटल चेंज हो जाती है। तो आप हमेशा तब कामयाब होते हैं जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं, जब आप खुद अपने डिसीजन को जानते हैं कि ये इरिवर्सिबल है और मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगा, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। कभी भी जो है वो उस चीज के हवाले से उम्मीद ना छोड़िएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मिस पूर्वा नदीम भट्ट, आपके टाइम के लिए। होपफुली कि जितनी मसरूफियात आपकी चल रही थी, आपने टाइम दिया, और हमारे सारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सुना इस चीज़ को, इस सेशन को जो है वो खूबसूरत बनाया। और ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल सेशन था, जिसमें बहुत से आपने चैलेंजेस देखे, और एक ऐसी लेडी आपके सामने प्रेजेंट की गई, ऐसी स्टोरीज जिन्होंने चैलेंजेस के साथ साथ अपने आइडियाज़ को जन्म दिया और फिर उसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हुई, और नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल लेडी इन हर बिजनेस। और होपफुली आपकी जो कंफ्यूजन थी, आपके जो क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हुए होंगे। और देखें, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसिटी फॉर द डेवलपमेंट सोसाइटी। और वुमेन्स जो हैं उनका रोल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, हर तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल वुमेन ही एक पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल नेशन को जन्म दे सकती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल व्यूअर्स, एंड आपने जो है वो टाइम दिया। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक अच्छे मोटिवेशन
टॉपिक के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा लाइव आएंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर होस्ट हमारा मुरीद। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। हाय हाय।